ठीक है। जो भी हम अगर अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहाँ से शुरू होता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल शुरू होता है जब तुम्हारा अर्थ का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो अर्थ का फॉर्मेशन कौन से साल में हुआ है, कितने साल पहले हुआ था सुदेशना? आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाओ अपने उसका लैपटॉप का। नहीं आ रही है फिर भी आवाज। तेजल, यस सर। कौन से ईयर में हुआ था? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अर्थ का फॉर्मेशन की बात चलती है। अर्थ का सर कितना कितना है? ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता। अजय। सर नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता है। सुदेशना याद है? क्या बोल रहे हो? 4.5 बिलियन ईयर्स। हाँ, 4.5 बिलियन ईयर्स है। और भी। अब ये बिलियन में कितने जीरो होते हैं, ये बताना। अजय, अरे 4 बिलियन डॉलर अगर तुमको मिल जाए, दुनिया छोड़ दोगे, है ना? स्पेस में घर बसा लोगे। करेक्ट। 4.5 बिलियन डॉलर। क्यों तेजल? यस सर। पूरा का पूरा हरिद्वार खरीद लोगे, है ना? 4.5 बिलियन डॉलर मिल जाए तो जी। तुम्हें हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है, घर पे हरिद्वार आ जाएगा। जी सर। ठीक है। तो 4.5 बिलियन अर्थात 4.5 × 10⁹ ठीक है। ठीक है, 9। करेक्ट। तो इसको कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 4,500 मिलियन ईयर्स, ठीक है, जो कि है 4,500 मिलियन ईयर्स। ठीक है। ये भी देता है एग्जाम में, कन्वर्ट करके दे देगा, बोलेगा कि 4,500 मिलियन ईयर्स है क्या? तो हाँ जी, मिलियन ईयर्स है। ठीक है। अब बात आता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है। किस में डिवाइड किया गया है? अलग अलग टाइम। क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय है ना, 4.5 बिलियन से लेके अभी तक 2025 तक अगर गिनो तो काफी चेंजेस आए हैं अर्थ में। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, टाइम स्केल्स जितने भी ये टाइम थे, जितना भी ये टाइम था, उनको डिवाइड किया और उनके कुछ नाम दिए। ठीक है। जो सबसे बड़ी यूनिट थी उसको हम बोलते थे ईओन। ठीक है। लार्जेस्ट यूनिट जो था वो था ईओन। ईओन के बाद क्या आता था तुम्हारा? एराज। ठीक है। एराज के बाद क्या आता था तुम्हारा? पीरियड्स। ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्या आता था? इपोच। ठीक है। फिर तुम्हारा आता था एजेस। ठीक है। इयॉन, एरा, इपोच, पीरियड्स, इपोच, एजेस, ये इनका सीक्वेंस। ठीक है। इसी सीक्वेंस में हमको जानना है चीजें। ठीक है। कि क्या हुआ है, कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद कैसे एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब आया है। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में तुम घुसते हो और उसमें इयॉन की बात होती है, तो इयॉन थे कितने? इयॉन की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले, सबसे पहला जो इयन था उसको हम बोलते थे हेडियन। हेडियन। और ये कौन से साल से शुरू हुआ है? ये वही बिलियन मिलियन ईयर्स की बात करते हैं, मिलियन ईयर्स में लेते हैं टाइम को। ठीक है। तो 4,000, ये इसको 4,000 कभी 4.5 भी बोला जाता है, कभी 4.6 भी हो जाता है। ठीक है। कहीं कहीं पे 4.6 भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे तुम्हारा 4.5 भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हिडियन की, हिडियन शुरू हुआ है तुम्हारा 4,600 मिलियन ईयर्स पहले से, 4,000 ईयर
यहां तक गया वो। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ, इस समय इनमें क्या क्या इवेंट्स हुए? एक्रीशन फ्रॉम सोलर नेबुला, सोलर नेबुला से एक्रीशन हुआ, मोल्टेन, इंटेंस वोल्केनिज्म हुआ। ठीक है, फिर क्रस्ट स्टार्ट्स फॉर्मिंग, जो पृथ्वी का है ना क्रस्ट मेंटल कोर, उसका फॉर्मेशन शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब ये क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसमें वॉल्केनिज्म हो रहे थे। तो वॉल्केनिज्म जब हो रहा था तब सबसे ज्यादा दो गैस निकले, सबसे ज्यादा जो बाहर निकले वो निकले H2 एंड हीलियम, क्योंकि वो सूरज से बना हुआ था। ये दोनों बहुत जल्दी एवापोरेट कर गए। ठीक है, ये दोनों बहुत जल्दी एवापोरेट कर गए, लॉस्ट हो गए, स्पेस में लॉस्ट। करेक्ट। अब इसके बाद आता है तुम्हारा आर्कियन। दूसरा जो एरा आता है इयोन, दूसरा जो इयोन आता है बी वाला, वो है तुम्हारा आर्कियन, जो कि 4000 से शुरू हुआ था और वो गया 2500 तक। ठीक है, अब इस समय पे क्या हुआ, तुम्हारा क्रस्ट जो था वो स्टेबिलाईज हुआ। क्रस्ट जो हुआ वो स्टेबिलाईज हुआ। ठीक है, और ओशन का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम कंडेंसेशन। ओशन का फॉर्मेशन हुआ कंडेंसेशन से। उसके बाद आया फर्स्ट लाइफ फॉर्म, फर्स्ट लाइफ आया। ठीक है, जिसमें कि सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। ठीक है, जिसमें कि प्रोकैरियोट्स आ गए, प्रोकैरियोट्स आ गए, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, प्रोकैरियोट्स आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एटमॉस्फेयर जो था, एटमॉस्फेयर जो CO2 और N2 का मौजूदगी था उस समय, ये सब मेनली थे, CO2 और N2 गैसेस थे, और नो फ्री ऑक्सीजन, कोई फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। किस समय में, आर्कियन एरा में ये प्रॉब्लम, आर्कियन एरा में ये था नहीं। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो एरा आता है वो आता है तुम्हारा प्रोटेरोजोइक का। प्रोटेरोजोइक एरा आता है, तो प्रोटेरोजोइक एरा में क्या होता है, 2500 से तुम चले जाते हो 53.8, इतना तक जाता है, 2500 से 538.8। ठीक है, इतने मिलियन ईयर्स में, ये सब मिलियन में लिख रहा हूं, याद रखना मिलियन ईयर से ही। इस समय क्या हुआ तुम्हारा, कंटिनेंट्स का ग्रोथ, कंटिनेंट्स फॉर्म एंड ग्रो, कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, ग्रो हुआ, ऑक्सीजनेशन बिगिंस, ऑक्सीजनेशन हुआ, बिगिंस विथ सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, फिर तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया हुआ, फिर फोटोसिंथेसिस को लीडिंग हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, जो लीड किया किसको, एक इवेंट को जिसको हम बोलते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ठीक है, तो GOE, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट जो हुआ, इस समय उसका फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ, अपेयरेंस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अपेयरेंस ऑफ
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए, लाइफ में आ गए। क्योंकि प्रोटेरोजोइक एरा, क्योंकि ये देखो ये वर्ड जो है ना ये इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम बात करते हैं ये जो जोइक वर्ड है ना, जोइक वर्ड ये इंपॉर्टेंट, ये लाइफ को दर्शाता है, जोइक। ठीक है। फिर तुम्हारा डी में आता है क्या, फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक, ठीक है। फेनेरोजोइक एरा फिर आता है, FHN है, ठीक है। फेनेरोजोइक एरा ये शुरू होता है 538 से अभी तक। फेनेरोजोइक एरा अभी तक चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी डिवाइड हुए, जैसे कि मछली वछली ये सब आना शुरू हो गया ना, तो इनको डिवीजन किया गया है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, ठीक है। इन एराज में डिवाइड किया गया है, किसको, फेनेरोजोइक एरा को डिवाइड किया गया है इस तरीके के अलग अलग तुम्हारे एराज में, ठीक है। क्योंकि देखो इयोन के बाद तो एराज है ना, तो इयोन को जब डिवीजन करेगा तो इन एराज में ही तो डिवीजन करेगा। अब इस समय क्या हुआ, सारे के सारे एक्सटिंक्शन हुए हैं, बड़े बड़े एक्सटिंक्शन इस समय पे हुए, जैसे कि तुम्हारा डायनासोर्स का मरना वरना, ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स का ग्रोथ हुआ, एनिमल्स का ग्रोथ हुआ, एंड फाइनली ह्यूमंस बन गए, फाइनली ह्यूमंस आ गए इस एरा में, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहानी है, करेक्ट। तो अलग अलग एरा में ऐसे ऐसे तुम्हारा हुआ है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पार्ट है, करेक्ट। अब हम इस समय पे जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इस समय जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ वो किस तरीके से हुआ है वो देखना है, ठीक है। तो पहले हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, करेक्ट। पहले जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग कंटेंट में था, करेक्ट। तो उसके बाद जब तुम्हारा पैलियोजोइक एरा है, सबसे पहला एरा जो तुमको मैंने यहाँ पे बताया, जो कि तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो पैलियोजोइक एरा में क्या हुआ है, तुम्हारा कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। पैलियोजोइक एरा में तुम्हारा कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें क्या हुआ, रैपिड ग्रोथ ऑफ लाइफ प्लस डाइवर्सिफिकेशन, दोनों ही हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है, दोनों हुआ है, ठीक है। ये हुआ है। उसके बाद क्या आया तुम्हारा, एक वर्ड तुमने सुना होगा, पृथ्वी का जब फॉर्मेशन हुआ था, सबसे पहले जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय एक सुपर कंटिनेंट था, उसका नाम याद है सुदेशना, Pangea. स्पेलिंग, Pangea. AEA, ये है पेंजिया, ठीक है। अब इसको हम बोलते थे लैंड, ये उस समय लैंड मास था, ठीक है। उसी के साथ साथ एक तुम्हारा वाटर पार्ट भी होगा, तो जो वाटर वाला पार्ट था वो क्या था, पांथालासा, ठीक है। वाटर पार्ट पांथालासा था, और लैंड पार्ट जो था वो तुम्हारा पैंजिया था, ठीक है। ये तुम्हारा उस समय का दौर था, जब शुरू एकदम शुरू की बात चल रही है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, वो जो तुमको मैंने बोला कि ऑक्सीजनेशन इवेंट के बाद इन ऑर्गेनिजम्स, वर्टिब्रेट्स खत्म हो गए, नहीं नहीं, इनवर्टिब्रेट्स जो थे जिनका बैकबोन नहीं था वो सब खत्म हो गए, फिर तुम्हारा जो चलने वाले ऑर्गेनिज्म जिनके बैकबोन है वो सब आना शुरू हो गया, ठीक है।
तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एरा आया तुम्हारा मेजोजोइक। ठीक है, अब इनका भी डिवीजन हुआ है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कैम्ब्रियन का तुम जैसे इस दौर की शुरुआत होती है तो ये 538.8 से तुम्हारा पहुंचता है 251.9, इस एज तक पहुंचता है। मेसोजोइक का जो एरा है वो 251.9 से तुम्हारा पहुंचता है 66 मिलियन ईयर। ठीक है, यहां तक पहुंचता है। अब इस एरा में क्या हुआ है, मेसोजोइक एरा में तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ है इसका राइज एंड फॉल ऑफ डायनासोर्स। पहले तो वो राइज किए हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनका सीधा ही डेथ हो गया है। डायनासोर्स पहले आए। ठीक है, उससे भी पहले क्या आए, बर्ड्स आए, क्योंकि उस समय भी बर्ड्स थे, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स भी था। किस एरा की बात चल रही, मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा में तुम्हारा बर्ड्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, राइज ऑफ डायनासोर्स, ये सब आ गया। अब इनका जो खत्म हुआ है, इनका जो एंड हुआ है, एंड एंड विथ क्या हुआ है, एंड विथ क्रिटाशियस एंड पैलियोजेनिक। एंड विथ क्रिटाशस एंड पैलियोजेनिक, यहां पे खत्म हुआ। यहां पे डायनासोर्स मरे हैं। क्यों मरे हैं वो भी तुमको पता है, क्योंकि एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हुआ था, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। ठीक है, जो उल्का पिंड थे वो सब आके गिरे थे, तभी वो हुआ था। ठीक है, किस समय पे, इस समय पे जहां पे डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ है। क्रिटेशियस पैलियोजेनिक एक्सटिंक्शन इवेंट बोलते हैं उसे। ठीक है, फिर तुम्हारा इसके बाद आता है लास्ट वाला जिसको हम बोलते हैं सेनोजोइक एरा, जो कि अभी तक चल रहा है। 66 मिलियन ईयर से लेके अभी तक जो समय चल रहा है वो तुम्हारा अभी का समय चल रहा है, जिसमें राइज ऑफ मैमल्स, ये तो तुम समझते ही हो क्योंकि हम सब मैमल्स हैं, तो राइज ऑफ मैमल्स। ठीक है, अब इस समय पे क्या हुआ, मॉडर्न कंटिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, मॉडर्न कंटिनेंट्स बन गए। उसके बाद क्या हुआ, क्लाइमेट में कूलिंग हुई, उतना गर्म नहीं रहा क्लाइमेट, क्लाइमेट में काफी हद तक कूलिंग हो गई, क्लाइमेट कूलिंग हो गई। ठीक है, अब एक और इसमें आता है तुम्हारा क्या, इपोच। ये इपोच, एक इसके अंदर एक इपोच आता है जिसको हम बोलते हैं होलोसीन, होलोसीन इपोच। ठीक है, ये होलोसीन इपोच में ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन का इवोल्यूशन इस होलोसीन में हुआ है, जिसका समय है 11,700 साल पहले, ह्यूमन सिविलाइजेशन का शुरुआत। करेक्ट। ये तुम्हारी पहले अर्थ की कहानी है। पहले अर्थ पढ़ो, अर्थ पढ़ लिया हमने, जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लिया कि ये चेंजेस आ गए। अब हम घुसते हैं एटमॉस्फेयर में कि एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं तुम्हारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, सबसे पहला एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर मतलब पुराना। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब पुरातन, ओल्ड एज, ओल्ड एज एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर में क्या था, सबसे पहले ये डोमिनेटेड था तुम्हारा हाइड्रोजन एंड हीलियम से, क्योंकि वो सूरज से बन के ही आया था वो टुकड़ा, मैंने जैसे लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, वो क्यों बना था हीलियम एटमॉस्फेयर से, क्योंकि वो लॉस्ट ड्यू टू सोलर विंड, क्योंकि वो आया था सोलर विंड से ही, इसलिए उसका ऐसा हालत था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सेकंड, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट एटमॉस्फेयर आया, सेकंड मोस्ट एटमॉस्फेयर, उसमें क्या हुआ, उसमें तुम्हारा वॉल्केनिक डी गैसिंग हुई, वॉल्केनिक डी गैसिंग, वॉल्केनिक डी गैसिंग। अब वॉल्केनिक डी गैसिंग का अर्थ क्या है, वॉल्केनिक डी गैसिंग का मतलब है कि तुम्हारा सबसे पहले रिलीज हो जाएगा CO2, H2O वेपर, ठीक है, मीथेन, CH4,
एमोनिया, NH3 एंड N2, ये सब गैस बाहर निकल गए। किसमें? सेकेंड एटमॉस्फेयर में ये सारे गैस बाहर निकलना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी नहीं आया है। ऑक्सीजन तो तुमको बताया था, वो 2.8 बिलियन ईयर्स एगो में, जो यहां मैंने तुमको समझाया कि ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ। सियानोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम सियानोबैक्टीरिया, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे। ठीक है, जिसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता था। तो उसके वजह से उसके अंदर तुम्हारा क्या हुआ, उसने फोटोसिंथेसिस किया और फिर ऑक्सीजन को कैप्चर किया। ठीक है, ऑक्सीजन को उसने कैप्चर किया। करेक्ट। तो ये हुआ। उस समय पे नो फ्री ऑक्सीजन, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था। करेक्ट। और वाटर वेपर कंडेंस हो रहा था, ऐसा नहीं है कि वाटर वेपर कंडेंस नहीं हो रहा था। मैंने बताया था ना, वो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वाटर वेपर कंडेंस नहीं हो रहा था, तो वाटर वेपर कंडेंस हुआ, फिर ओशन का फॉर्मेशन भी। ठीक है, इसके बाद आता था तुम्हारा थर्ड एटमोस्फेयर। थर्ड एटमोस्फेयर, देयर कम्स थर्ड एटमोस्फेयर। तीसरा एटमोस्फेयर भी आया। ठीक है, जो तीसरा एटमॉस्फेयर आया उसमें क्या हुआ, तुम्हारा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो मैंने बताया कि फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया जो थे, वो तुम्हारा रिलीज किए O2। ठीक है, लगभग 2.4 मान लो, इतना बिलियन साल। ब्लू गिन के 2.8 में आया, लेकिन 2.4 तक तुम्हारा इसका रैपिड हो गया। क्या? O2 का जो बाहर निकलना वो रैपिड हो गया, तो फ्री ऑक्सीजन था वो एक्युमुलेट करने लगा एटमॉस्फेयर में, और फिर कोलोनाइज हो गया, फिर उसमें बढ़ गया तुम्हारा कहानी। ठीक है, जो जो था उसमें सारा कहानी तुम्हारा बढ़ गया। तो ये तुम्हारी टाइमलाइन है अर्थ की, ये टाइमलाइन है। समझ में आया? समझ में आया ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं तेजल? यस सर। अब मेरे को बताओ, इयोन बड़ा होता है या इपोच बड़ा होता है? सर इयन। और पीरियड बड़ा होता है या हमारा एजेस बड़ा होता है? पीरियड। और जो ग्रेट ऑक्सीनेशन इवेंट हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? ग्रेट ऑक्सीजन सर, सर थर्ड वाले ईयर में जो सर मतलब एरोस का जो थर्ड ईयर था, जो एरोस का थर्ड ईयर था। वो नहीं, ईयर पूछ रहा हूँ, ईयर का रेंज बताओ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा 2500 मिलियंस टू 500 समथिंग मिलियंस के बीच में। बीच में, यहाँ लिखा है ना, पढ़ नहीं पा रहे हो? बिलियन ईयर्स ना, पोटरेज 2.4 बिलियन ईयर्स यस। ही तो बताया है। जो बताया है वही बताओ, जब लिख के दिए हैं तो बताओ उसको। यस। ठीक है, तो इतने साल में हुआ। अब बात करते हैं हमारा कि ट्रोपोस्फियर में जो कहानी थी, ट्रोपोस्फियर कैसा कैसा था, क्यों था, उसकी कहानी आती है। ठीक है, देखो ट्रोपोस्फियर जब पढ़ोगे उसमें बहुत सारा चीजें पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। सबसे पहला चीज है, तुमको हाइट पढ़ना होगा, हाइट के बारे में, ऐसा क्यों है, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, उसका हाइट कुछ ऐसा है। ठीक है, उसका कुछ हाइट ऐसा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हाइट ऐसा है तो हम उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे हाइट ऐसा है, यहाँ पे हाइट ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जो तुम्हारा एयर होता है उसमें डायरेक्टली रोशनी पड़ता है कहाँ पे? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे खासकर रोशनी ज्यादा पड़ती है। करेक्ट। तो इक्वेटर में जब रोशनी ज्यादा पड़ती है तो यहाँ पे जो तुम्हारा हीटिंग है,
उस हीटिंग की वजह से एयर क्या होगा, एक्सपैंड करेगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। करेक्ट, ऊपर की तरफ वो मूव करेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये एयर मूव करके सीधा ऊपर भाग जाता है या इधर उधर मूव भी करता है? क्या सुदेशना? आपको नहीं पता। इधर मूव करेगा, पूरा आर्टिक तक चला जाएगा? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ नहीं तक चला जाएगा। जाएगा क्या? है? नहीं पूरा आखिर तक तो नहीं जाएगा। कहीं कहीं गिर जाएगा। हाँ, तो इस कंसेप्ट को जानने के लिए सबसे पहले जानो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कहानी। सबसे पहले लो प्रेशर और हाई प्रेशर की कहानी जानोगे, तभी इस चीज को समझ पाओ कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर में हो क्या रहा है। पहले वो नहीं जानोगे तो दिक्कत है। ठीक है, तो पहले लो प्रेशर और हाई प्रेशर का डिफरेंसेस कैसे जानोगे? मैं तुमको दो चीजें पूछता हूँ कंसेप्ट, एक सी ब्रिज, एक लैंड ब्रिज। अजय बताएगा कि ये मेरे को बताओ कि समंदर से पानी, समंदर से हवा जमीन की तरफ कब आती है? हमेशा आती है क्या एक टाइम पे आती है? समुंदर से सर। एक मिनट देना, एक मिनट दो, मैं आता हूँ। जी सर। तुम
हाँ ये बताओ, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का कंसेप्ट बताओ। मतलब समंदर किनारे कब आ रहा है कब जा रहा है, बस यही पूछ रहे हैं, वो बताओ। अ, कृष्णा बता सकते हो, तुम भी बता। सर दिन के टाइम जो हवा होती है वो सर गर्म होती है एज कंपैरिजन टू समुंदर के। लैंड एरिया का वो ज्यादा गर्म होगा, मतलब वाटर तो पानी हीट जल्दी गेन करता है, रिलीज भी जल्दी करता है। तो दिन के टाइम लैंड ज्यादा गर्म होगा, लैंड ज्यादा गर्म होगा तो जहाँ तक मुझे लगता है लैंड ज्यादा गर्म होगा तो उसका उसके ऊपर का एरिया हवा लाइट होगी तो पानी की ओर जाएगी। सॉरी, उसके ऊपर का एयर लाइट रहेगा, लैंड के ऊपर दिन के वक्त। नहीं, वो लैंड और सी गर्म किस हिसाब से हो, एक। हाँ, अब बताओ सुदेशना। हेलो। हेलो। हाँ सर अजय एक बताओ। और सर दिन के टाइम जो लैंड है वो सर ज्यादा गर्म होती है एज कंपैरिजन टू करेक्ट। समुंदर के सर। हम्म। तो सर हर टाइम तो नहीं। अब ये लैंड जल्दी गर्म क्यों होता है, क्या कारण है उसका? वाटर हीट नहीं करता ना, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती
अभी स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हीट करने में, सब्सटेंस को हीट करने में 1 डिग्री सेल्सियस जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो एक पानी को, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पानी मतलब केजी मान लो, 1 केजी भी मान सकते हो, ठीक है। 1 केजी जमीन और 1 केजी पानी को गर्म करने में जितना समय लगता है, उसको हम उनकी उनकी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कंपेरेटिवली पूरे वर्ल्ड में ज्यादा ही है, सबसे ज्यादा पानी की हीट ही है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो वो लेट से गर्म होगा, करेक्ट। तो अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे लैंड है, तो सी और लैंड के कहानी के बेसिस पे हमारी पूरी कहानी सेट होगी। तो अगर सी होगा तो उसके ऊपर का जो एयर होगा, एयर वो कूलर होगा। डे टाइम की बात करते हैं, डे टाइम में सी के ऊपर का हवा जो होगा वो कूल होगा कंपैरेटिवली लैंड से, ठीक है। लैंड का हॉट होगा, लैंड का एयर हॉट होगा और सी का एयर, ऊपर का हवा जो है वो कूल होगा। तो लैंड का एयर अगर हॉट होगा तो ज्यादा ऊपर चला जाएगा वो, क्योंकि एक्सपैंड कर जाएगा, जल्दी एवापोरेट कर जाएगा तो उड़ जाएगा। बट ये सी के नीचे का हवा अभी भी ठंडा है, करेक्ट। तो अगर किसी जगह का हवा जल्दी ऊपर चले जा रहा है तो इस जगह पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और इस जगह पे क्रिएट होगा हाई प्रेशर। तो हवा जो है यहां से यहां तक आएगी, हवा जो है वो यहां से यहां तक आएगी, ठीक है। और तो ड्यूरिंग नाइट फिर क्या होगा? नाइट रिवर्स होगा। अब सोचो, ये हवा जब यहाँ पे पहुंच गया, करेक्ट, अब सूरज की रोशनी लैंड पे तो पड़ नहीं रही है, पर तब तक पानी गर्म हो चुका है। नाइट टाइम की बात करते हैं, नाइट टाइम में पानी गर्म हो, करेक्ट। अब जब पानी गर्म हो गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर का हवा तो वैसे ही एवापोरेट कर गया है, उसके ऊपर का हवा तो यहाँ पहुंच गया था, नीचे यहाँ पहुंच गया था और कुछ हवा एवापोरेट कर गया था। तो जो हवा यहाँ पहुंची है वो रिवर्स बैक करेगी। तो लैंड ब्रीज जो है वो नाइट का काम है, नाइट टाइम में होता है काम। और सी ब्रीज जो है वो डे टाइम में काम करता है। ये सब हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। गर्म इधर से उधर इसलिए हो रहा है ड्यू टू देयर स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट, करेक्ट। ये चल रहा है हमारे पृथ्वी में, हमेशा चल रहा है। तो समंदर किनारे इसीलिए ऑल टाइम हवा मिलती है, सवेरे रात कोई मतलब नहीं, हवा हमेशा ही चलती रहती है समंदर किनारे, क्योंकि वो तो पॉइंट है, वो तो सी और लैंड के बीच का पॉइंट है, वहां पे हवा हमेशा इसलिए तेज होती है। समझ में आया? ये है उसकी कहानी। अब बात आता है कि जो हवा ऊपर जा रहा है, सपोज करो ये जो हवा ऊपर जा रहा है, ये हवा डिसेंड नहीं करेगा, पोल तक नहीं जाएगा। क्या होगा कि हवा यहाँ पे तो पहले रुकेगा ट्रोपोपोज में। ट्रोपोपोज एक ऐसा लेयर है जहां पे टेम्परेचर का कोई चेंज ही नहीं है, वो लेयर आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब उसमें टेम्परेचर का कोई बदलाव नहीं आता है, और हवा तभी चलती है जब जमीन पे टेम्परेचर का बदलाव होता है। अगर जमीन पे टेम्परेचर का बदलाव नहीं हो तो हवा नहीं चलेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से टेम्परेचर का जो बदलाव है, अगर इस जगह पे नहीं हो रहा है, अगर टेम्परेचर का बदलाव इस जगह पे नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा हवा तो नहीं चलेगा, ऊपर नहीं जाएगा, बैरियर बन जाएगा। तो ये बैरियर जो है, ये बैरियर धीरे धीरे तुम्हारा हवा का जो बैरियर है वो धीरे धीरे तुम्हारा
इधर आता है, ठीक है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, ठीक है, हवा इधर भी जाएगी और उधर भी जाएगी, दोनों तरफ जाएगी। ये क्या है तुम्हारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये तुम्हारा सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। हवा बोथ साइड जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों तरफ जाएगी, यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी, क्योंकि ट्रोपोपॉज के आगे हवा नहीं जाएगी, एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हवा अगर इधर उधर चला गया, सपोज करो एक हवा उधर चला गया एक हवा इधर चला गया, ये पूरा का पूरा पोल्स तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? फिर कहानी आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारा लैंडमास है, और वो लैंडमास जो है वो इंडिया के ऊपर है, जैसे चाइना हुआ, रशिया हुआ, ठीक है, यूरोप हुआ, वो इंडिया के ऊपर है, इन जगहों पे है, करेक्ट। तो वहां की जो जमीन होगी वो क्या होगी, उसकी हवा जो है वो एवापोरेट कर रही होगी, क्योंकि वो तो जमीन है, जमीन जल्दी गर्म होता है, अभी पड़े हो, वहां की हवा जो है वो जल्दी गर्म हो रही होगी, करेक्ट। तो उसके पास की जो यहाँ पे ओशन होगा, वो हवा उसको दे रहा होगा, तो ओशन में क्या हो रहा होगा, हवा लो प्रेशर बन रहा होगा, अगेन ओशन में लो प्रेशर बनना शुरू हो रहा होगा, तो क्या होगा, ये हवा जो ऊपर जा रही होगी यहाँ गिर जाएगी, यहाँ पे भी वही हाल है, ट्रॉपिक से आगे है जमीन, तो यहाँ पे भी लैंड मास इधर ही है, यहीं गिर जाएगा हवा, ठीक है। ये हवा पूरा का पूरा वहां नहीं पहुंचेगा, तो यहां से उठा और यहां आके गिर गया, और फिर यहां से फिर वो बिखरेगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से क्या होता है, पोल से क्या होता है, पोल में अभी हवा का प्रेशर ज्यादा है, सूरज की रोशनी नहीं है, कोल्ड इन्वायरमेंट है, तो कोल्ड एयर जो है उसके पास प्रेशर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जमीन से ऐसे प्रेशर देगा, जमीन से छोड़ेगा हवा इस तरफ, ठीक है, छोड़ के क्या होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे ऊपर कर जाएगा, एवापोरेट, जमीन मिलते ही उसको एवापोरेट कर जाएगा, एवापोरेट करके फिर आके ये ऊपर ऐसे डिसेंड कर, वो चीज यहाँ पे भी होता है, यहाँ हवा, यहाँ नीचे हवा जाती है ऐसे, फिर ऊपर आके फिर ऐसे गिरना शुरू हो जाता है, ये सर्कल चलता रहता है। फिर ये हवा यहाँ से जाएगी, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एक और साइकिल बनता है, यहाँ पे 3 साइकिल बनते हैं, हवा के 3 साइकिल बनते हैं दोनों हेमिस्फीयर में। पहले साइकिल का नाम है तुम्हारा हेडले सेल, इसको हेडले सेल बोलते हैं। उसके बाद ये तो पोल्स में है, इसलिए पोलर सेल बोला जाता है इसे, इसे भी पोलर सेल बोला जाता है। और ये तुम्हारा हेडले सेल है, और ये तुम्हारा बीच वाला जो सेल है इसको हम बोलते हैं फेरल सेल, फेरल सेल, ठीक है। अब इसमें एक देखने वाली बात है, देखो इक्वेटर में हीट पड़ रहा है और पोल्स में हीट कम है, ठीक है, तो ये जो सेल बन रहे हैं ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बन, तो इन दोनों सेल्स को बोला जाता है थर्मल सेल। किसको? हेडली सेल को और पोलर सेल को बोला जाता है थर्मल सेल्स। जबकि जो बीच वाला सेल होता है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच बनता है, तो क्योंकि ये इन दोनों के बीच में बनता है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल सेल, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल सेल, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में बनने वाला जो सेल है, इन दोनों सेल के बीच में, ये मैकेनिकल सेल है, क्योंकि ये अपने आप बनता है, जैसे साइकिल का पहिया घूमने से, साइकिल का वो एक्सल का वो जो चेन होता है वो घूमता है, और घूमने की वजह से तुम्हारा साइकिल चलता है। एग्जैक्टली वैसा ही हाल है कि दो साइकिल के पहिए घूम रहे हैं, पेडल मार रहे हो, दो साइकिल के पहिए घूम रहे हैं, तो बीच वाला ऑटोमेटिक घूमेगा, अगर टायर आगे घूमेगा तो सेल बीच का जो चक्की है वो अपने आप घूमेगा, ठीक है। स्क्रू की तरह है, दो स्क्रू लगे हैं वो घूम रहे हैं, तो उसके बीच वाला भी जरूर घूमेगा, करेक्ट।
तो ये है तुम्हारा सेल, ये इनके बीच में काम करता है। ओके, तो ये तुमको जानने की जरूरत है कि कौन किसके बीच में कैसा सेल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब बात आती है कि इससे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। विंड जो है उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारा मॉनसून जुड़ा हुआ है, हमारे अर्थ पे बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी कहानियां इंटरलिंक्ड है। ठीक है, उनको भी पढ़ना है। ठीक है, अभी तो मैंने तुमको ट्रोपोस्फियर में यही कहानी दिखाया है कि ये चीजें हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, स्ट्रेटोस्फियर पे चलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में क्या कहानी है, कैसे हमारा काम हो रहा है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में सबसे जरूरी चीज जो हो रहा है वो ओजोन का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और ओजोन का फॉर्मेशन भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का फोटो डिसोसिएशन। ऑक्सीजन का फोटो डिसोसिएशन होगा। ऑक्सीजन का फोटो डिसोसिएशन होगा। तो ऑक्सीजन का जो फोटो डिसोसिएशन होगा उसमें क्या होगा, O2 मॉलिक्यूल यूवी रे के कंडीशन में चेंज होके बनेंगे टू नेसेंट ऑक्सीजन, ये होगा। और ये जो वेवलेंथ है यूवी का, ये 242 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का फोटो डिसोसिएशन ये भी होता है स्ट्रेटोस्फीयर। पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है। O प्लस O2 प्लस M गिव राइज टू O3 प्लस M, ये होता है। क्या होता है कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये अगेन O2 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्ट करके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ये जो M है, ये M क्या है, ये तुम्हारा N2 होगा, नहीं तो एक और O2 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट ये रिएक्शन ओजोन का वहां पे क्रिएट होता है कि एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा O3 बना देता है। ठीक है, M जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो M का काम है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, तुम्हारा जो एक्सेस एनर्जी इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिलीज कर देता है, एक्सेस एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो M का यहाँ पे काम है। फिर क्या हो रहा है, तुम्हारा ओजोन का फोटो डिसोसिएशन भी हो। अब ओजोन का फोटो डिसोसिएशन भी होता है, ओजोन फोटो डिसोसिएशन, ओजोन का फोटो डिसोसिएशन भी होता है। O3 प्लस यूवी गिव राइज टू O2 प्लस O। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूवी है वो है 240 से लेके 310 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो यूवी मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूं, ये यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी की बात चल रही है। ठीक है, इनकी बात चल रही है, यही हो रहा है। तो तुमको पता है कि जो यूवी है वो फिल्टर आउट हो जाता है किसके वजह से, यूवी ओजोन की वजह से फिल्टर आउट हो जाता है, ये तुमको पता है। पृथ्वी में जो बैगनी किरणें आ रही हैं वो ओजोन की वजह से हमारी फिल्टर आउट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ओजोन में यूवी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये कौन सा यूवी होगा, यूवी सी, है ना, ये यूवी सी होगा। सबसे खतरनाक वाला यूवी सी ही है, तो वही होगा। ये होगा या क्या होगा,
नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये यूवीसी नहीं होगा, क्योंकि यूवीसी जो है वो सबसे खतरनाक वेवलेंथ है, याद रखना। यूवीसी सबसे खतरनाक है। तो हमने पढ़ा है क्या, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन +2 फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E = SC/लैम्बडा। पढ़े हो ये चीज, लैम्बडा कम एनर्जी ज्यादा, उतना ज्यादा खतरनाक। तो लैम्बडा यूवीसी का कम होना चाहिए, फिर बी का, फिर ए का आएगा। तो लैम्बडा अगर कम है, किसका, लैम्बडा अगर कम है तो वो कहां पे कम है, वो यहां पे कम है। ठीक है, ये 242 नैनोमीटर के नीचे बोला है ना, तो 242 के नीचे वाला जो होगा यूवी, वो सारे के सारे ओजोन ऑक्सीजन के फोटो डिसोसिएशन में काम आते हैं। मतलब एक्चुअली में ओजोन का फॉर्मेशन प्रोसेस में तुम्हारा यूवी सी जो होता है वो कैप्चर हो जाता है, नॉट फोटो डिसोसिएशन। फोटो डिसोसिएशन मतलब तो ओजोन तो टूट रहा है, ओजोन टूट रहा है, ओजोन टूटने में टाइम यूवी तुम्हारा सी यूज नहीं होता है, जब ओजोन बनता है तब यूवी सी यूज होता है। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे यूवीसी काम आ रहा है। यूवीसी का वेवलेंथ 242 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे तुमको दिख गया। अब बात आता है यहाँ पे यूवी, जो ये 240 से 310 नैनोमीटर दिया है, वो तुम्हारा यूवी बी का पार्ट है। यहाँ पे यूवी बी आ रहा है जो कि फोटो डिसोसिएशन करा है। यूवी ए जो है वो तो पूरा पारदर्शी है, वो ट्रोपोस्फियर के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब नहीं होता है। लेकिन और बी का भी 95% जो होता है वो तुम्हारा एब्जॉर्ब होता है, और 5% फिर भी अर्थ पे आता है। तो ये जो 95% है वो यूवी बी है यहाँ पे, जो कि ओजोन का फोटो डिसोसिएशन कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, फिर ओजोन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या होगा कि O+O3 फिर मिलके 2O2 बनाएंगे, ऐसे वो डिस्ट्रॉय होता रहेगा बैक टू बैक। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंप्लीटली चलता रहता है कहाँ पे, तुम्हारे स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसी को तुमने बचपन में पढ़ा होगा, दीज आर कॉल्ड एज चैपमैन रिएक्शन। ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, चैपमैन रिएक्शन, इसको चैपमैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेटोस्फेयर की कहानी, स्ट्रेटोस्फेयर में यही हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर का कहानी है। अब फिर बात आता है कि ये जो ओजोन की परत थी, ये जो ओजोन की परत थी, इसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, क्यों हमने इसको कंसिडर किया, ये बात आती है। ठीक है, अब हमने नॉर्दर्न लाइट्स वगैरह बहुत सारा सुना होगा, बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। ठीक है, उस समय पे क्या होता था कि जैसे कि पोल्स की बात करते हैं, पोल्स पोल्स के पास क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वो पतली है, मोटी तो है नहीं। एटमॉस्फेयर का एयर जो है वो एक्सपेंडेड है नहीं। एटमॉस्फेयर जो है स्क्वीज्ड है, वहां पे 9 किलोमीटर बताया था मैंने तुमको पोल्स, यहाँ डायग्राम में भी दिखाया है मुझे, दिख रहा है कि नहीं, ये छोटा सा दिखाया ना एटमॉस्फेयर यहाँ पे पोल्स में, अजय दिख रहा है ना, जी अजय, सर। पोल्स छोटा है, पोल्स में एटमॉस्फेयर जी छोटा सर। है, तो उसका स्ट्रेटोस्फेयर भी तो छोटा जी। होगा, स्ट्रेटोस्फेयर छोटा होगा, ओजोन की लेयर भी पतली होगी वहां पे। तो क्योंकि ओजोन की लेयर वहां पे पतली है, और वहां पे जो क्लाउड्स मौजूद है उनको हम बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, दोज आर कॉल्ड एज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ठीक है, वहां के स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, और फिर उनका नाम है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। तो इनमें क्या हुआ, एक खासियत है। ठीक है, ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है, इनके भी टाइप 1 और टाइप 2 है, इनमें भी टाइप 1 एंड टाइप 2 है। जो टाइप 1 वाले होते थे वो होते थे सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स, ये सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के,
H2O के प्लस HNO3, नाइट्रिक एसिड भी होता है, और समटाइम्स इसमें H2SO4 भी होता है, समटाइम्स, हमेशा नहीं। लेकिन H2O और HNO3 तो कंपलसरी रहेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। और टाइप 2 वाला जो होता है, वो टाइप 2 में क्या होता है, वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब चीजें सेम रहता है, ठीक है। तो ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, इनका टेम्परेचर लगभग 78 -78 से लेके -85 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में ये क्लाउड्स मौजूद। तो कहानी क्या हुआ कि इनमें तुम्हारा जो रिएक्शन बनता था, ठीक है, इसमें एक रिएक्शन होता था जो कि एजोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो वो रिएक्शन हम लोग को पढ़ना जरूरी है कि वो रिएक्शन क्या है जो कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में हमारा इसका रोल प्ले कर। तो बात समझो, जब हम बोलते हैं कि हमने बहुत सारा CFC रिलीज किया है, क्लोरीन रिलीज किया है, क्लोरीन क्लोरीन बोल रहे हैं ना, तो उस समय पे 1970s के तौर पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ गया था यूरोप में। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहां पे बढ़ गया था, तो उसमें से जो CFC रिलीज हुए वो पोल्स की तरफ शिफ्ट कर गए। तो पोल की तरफ वो शिफ्ट जब कर गए, उनमें से क्या हुआ, तुम्हारा बनने लगा क्या, क्लोरीन का जो CFC है वो टूट के उसमें से नेसेंट क्लोरीन निकलने लगा, और वो अलग अलग तरीके के केमिकल्स को बनाने लगा, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ कि जो क्लोरीन का रिजर्वायर था, वो धीरे धीरे तुम्हारा बनने लगा, क्या उसमें कन्वर्ट होके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाने लगा। क्या होता है कि हमको पता है कि, यहां मैं तुमको दिखा देता हूं तभी समझिए। यही है, ये क्लाउड्स इन्हीं को बोलते हैं। हाँ, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखोगे तो समझ में आएगा। हाँ, ये रहा, ये है डायग्राम। तो इस डायग्राम में तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो, अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनमें से क्लोरीन टूटा। जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड नहीं है तब की बात चल रही है, जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड नहीं है तब ये क्लोरीन टूटेगा। और हमको पता है कि CFC जो होता है वो ओजोन के डिस्ट्रक्शन में काम आता है। तो क्लोरीन टूटा, क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट किया, हमारा एक कंपाउंड बनाया, उसको बोलते हैं हम क्लोरीन ClO, ठीक है, क्लोरीन ऑक्सालेट बनाएगा, ठीक है, ये ClO बनेगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, वो रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना देगा, ठीक है। और क्लोरीन, अगर क्लोरीन के साथ वहां पे मीथेन प्रोड्यूस है, अगर स्ट्रेटोस्फीयर में मीथेन का प्रेजेंस है, तो वो HCl बना देगा, ठीक है। ये दो कंपाउंड बन जाते थे, और ये दो कंपाउंड क्या थे, नॉन रिएक्टिव इन नेचर थे। ये रिएक्टिव नहीं थे, ये रिएक्टिव स्पीसीज नहीं थे, नॉन रिएक्टिव स्पीसीज। तो इसके वजह से क्या होता था, ओजोन जहां था वो सेफ था, ओजोन को प्रॉब्लम नहीं होता था, ये रिएक्शन हो जाता था कंप्लीटली पोलर में, पोलर रीजन में, और यहाँ से टोटली काम हो जाता था। जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड नहीं थे तब की बात चल रही। जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड आ गया, पोल्स में स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पहुंच गया, तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि उसमें ये दोनों जो नॉन रिएक्टिव स्पीसीज थे, वो HNO3 के साथ रिएक्ट करने लगे, और इन क्लाउड्स के साथ रिएक्ट करने लगे। और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इसमें ये Cl2 में कन्वर्ट हो गया, 2 Cl2 बन गया। फिर यूवी के प्रेजेंस में वो 2 Cl कंपाउंड में टूट गया, और फिर ये ओजोन ओजोन दो दो ओजोन को तोड़ने लगा, और ये रिएक्शन कन्वर्ट हो गया। और फिर देखो यहाँ पे ये चेन रिएक्शन भी कंट्रोल हो गया, ये चेन रिएक्शन बन के यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, फिर ये क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये जो चेन रिएक्शन है ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करने लगा, जिसके वजह से हमारा आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओजोन होल का कहानी शुरू हुआ, जिसके वजह से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके बाद तुम्हारे सारे इन्वायरमेंटल लॉज बनने लगे, ग्रेवियस कंसर्न शुरू हो गया, मीटिंग्स होने लगे, IPCC का रिपोर्ट बनने लगा। इन्हीं कारणों से बनना शुरू हुआ, क्योंकि होल क्रिएट हुआ तो UV रेडिएशन तो खतरनाक है, उसके वजह से ये कहानी आया। तो ये रिएक्शन लिख लो,
और इस रिएक्शन को बना लो तब तक। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। ये रिएक्शन लिख लो अजय। जी सर, एक मिनट। एक्चुअली सॉरी सर, एक्चुअली स्कूल से फोन आ गया था मुझे। सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने।
लिख लिए? जी सर लिख लिया। यस सर। ठीक है, तो ये उसकी कहानी है आगे कि ऐसे ऐसे उसमें तुम्हारा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है वो ऐसे डिस्ट्रॉय कर तुम्हारे ओजोन को। ठीक है, तो ये जानने के बाद ही तुमको समझ में आएगा कि हाँ इनका भी रोल है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में ये कहानी है। तो स्ट्रेटोस्फियर तक ही तुम्हारी सारी कहानी मौजूद है। ठीक है, अब इसके बाद जो तुम्हारा कहानी आता है वो आता है मेजोस्फियर का। ठीक है, तो मेजोस्फियर का जो कहानी है वो ज्यादा कुछ है नहीं, उसका टेम्परेचर बहुत कूल है, क्योंकि उसके जो एक गैस है, एक गैस का मॉलिक्यूल अगर यहाँ होगा दूसरा गैस का मॉलिक्यूल के बीच में 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर इतना तक गैप। ठीक है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में 10-10 किलोमीटर का गैप, तो 10-10 किलोमीटर का गैप रहने से वो तुम्हारा होगा नहीं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, सूरज की रोशनी जो है इजीली ट्रैप होगी नहीं, तो क्योंकि इजीली ट्रैप होगी नहीं मेजोस्फीयर में, तो तुम्हारा वो कूलेस्ट लेयर के नाम पे जाना जाता है, कूलेस्ट लेयर। ठीक है, -110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, किसमें, विंटर सीजन में। विंटर सीजन में मेजोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो -110 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, ये उसकी कहानी है। अब आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को दो पार्ट्स में डिवीजन किया है, एक है एक्जोस्फीयर और एक है आइनोस्फीयर। एक्जोस्फीयर एंड एक है आइनोस्फीयर। ठीक है, तो आइनोस्फीयर का जो लेयर है ये सब तुमको मान के चलो 1000 किलोमीटर के अबव है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, 1000 किलोमीटर के अबव है कौन, तुम्हारा आइनोस्फीयर। अब उसमें भी अगर हम बात करें जो सबसे नीचे तुमको मिलेगा, सबसे नीचे तुमको मिलेगा 50 to 90 किलोमीटर के रेंज में। एक्जोस्फीयर तो आउट है एकदम, एक्जोस्फीयर 1000 के ऊपर है। ये जो आइनोस्फीयर है वो 50 to 90 किलोमीटर के अबव शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे लोएस्ट, लोएस्ट वाला जो पोर्शन है उसमें क्या होता है, आइदर एटेन्युएट्स होगा या एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, क्या एब्जॉर्ब होगा, लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो वेव्स, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं, ऑडियो वेव्स यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी वाले सब 50 to 90 किलोमीटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसमें कौन सा आता है, एएम ऑडियो मॉड्यूलेशन, एमएफ, ठीक है म्यूजिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है उसके बाद एचएफ। ठीक है, ये सब आता है, ये सब एब्जॉर्व होता है। फिर डे टाइम में, ये सब बात कर रहे हैं डे टाइम में, डे टाइम में सारे जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो यहाँ तक आते हैं, कौन से, इस लेयर में 50 to 90 किलोमीटर वाले लेयर में, इसको हम बोलते हैं डी लेयर। ये डी लेयर होता है किसका, तुम्हारा आइनोस्फीयर का डी लेयर। आइनोस्फीयर के अंदर भी लेयर्स हैं, तो ये आइनोस्फीयर का जो डी लेयर है वो तुम्हारा यहाँ पे मौजूद है 50 to 90 किलोमीटर के अंदर, जिसमें कि लो फ्रीक्वेंसी जितने भी वेव्स होते हैं वो सब आइदर एटुनेट्स मतलब कम हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसका वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये किस समय पे होता है, डे टाइम में होता है, डे टाइम में इस हाइट पे मौजूद होता है। ठीक है, कौन, डी लेयर। रात के टाइम में डी लेयर नहीं दिखेगा, नो नाइट टाइम, नाइट टाइम में डिसअपियर, नाइट टाइम में ये डिसअपियर हो जाता है, कौन, डी लेयर जो होता है नाइट टाइम में वो डिसअपियर कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक ई लेयर है, ये क्या करता है, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है, रेडियो वेव्स को, VHF एंड UHF, दो रेडियो वेव्स होते हैं टाइप्स, उनको वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसका भी जो काम है वो स्ट्रांग होता है तुम्हारा डे टाइम में, लेकिन इसमें नाइट टाइम में भी मौजूद होता है, डे एंड नाइट दोनों टाइम में होता है, बट नाइट टाइम में कमजोर होता है ये ई लेयर जो, आइनोस्फीयर का ई लेयर नाइट टाइम में कमजोर होता है, डे टाइम में स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्योंकि डे टाइम में तो सूरज की रोशनी पड़ेगी तभी तो आयंस जो है वो चार्ज होंगे।
डे टाइम में सूरज की रोशनी पड़ेगी तभी तो वो आयंस जो है वो चार्ज हो जाएंगे, चार्ज होते ही तो उनमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो काम करने लगेगा, ट्रांसमिट करेगा, रेडियो सिग्नल्स भेजेगा, कैसे भेजेगा। ठीक है। अब आता है आखिरी लेयर जिसको हम बोलते हैं एफ लेयर। एफ लेयर के दो लेयर हैं एफ के अंदर, F1 एंड F2। F1 जो है वो तुम्हारा 150 से लेके 250 किलोमीटर एबव है, और ये 250 से लेके 400 किलोमीटर के पास पास है F2। ठीक है। अब जो F2 लेयर है, F2 लेयर, ठीक है, वो डे एंड नाइट दोनों टाइम में दिखेगा तुमको, डे एंड नाइट। और इसमें क्या होता है, HF रेडियोस, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, जैसे हमारा क्या बोले तो सेटेलाइट जो मौसम विभाग वाला रेडियो वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी, वो F2 में जाता है। ठीक है, F2 में हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जाता है। F1 में इसका उतना कहानी नहीं है, F1 में कुछ है नहीं, F1 में उतनी स्टोरी नहीं है, लेकिन F2 का स्टोरी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। और ये जो लेयर है इनमें बहुत सारा यूवी लेयर, यूवी भी है, एक्सरे और यूवी दोनों होते हैं। ये आइनोस्फीयर में एक्सरे और यूवी ये दोनों ही मोस्टली मौजूद होता है। इन तरीके के विजिबल लाइट्स वहां पे मौजूद होते हैं। मतलब जो लाइट का स्पेक्ट्रम है ना, उसमें एक्सरे और यूवी जो मौजूद है वही सिर्फ इन लेयर्स में दिखता है आइनोस्फीयर में। किस हार्ड एक्सरे होता है, सॉफ्ट एक्सरे होता है, ठीक है, एक्सट्रीम एक्सरे होता है। तो अलग अलग टाइप के एक्सरेज और यूवी जो है वो मौजूद है कहाँ पे, आइनोस्फीयर। ठीक है, ये चीज याद रखना। समझ में आया ये चीज, ये तुम्हारा आइनोस्फीयर की कहानी है। ओके। अब इसके बाद आता है, अब देखो पृथ्वी तो तुम ऐसे जानते हो गोल नहीं तो ओवल है। ठीक है, ओवल है। यहां से तुम उसका इक्वेटर बना दो 0 डिग्री पे, यहाँ पे तुम उसका पोल बना दो 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे तुम उसका साउथ बना दो 90 डिग्री साउथ। अभी मैंने बोला कि हवा तो ऊपर उठ रहा है, यहाँ जाके गिर रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये वापस आ रहा है, ऐसे कनेक्ट हो रहा है, तो ये साइकिल ऐसे बन रहा है। वैसे ही पोल से मैंने बोला, पोल से ऐसे नीचे हवा जा रही है, ऊपर उठ रही है, फिर आके यहाँ पे गिर रही है। और बीच का जो लेयर है उसमें दोनों तरफ से ऐसे घूम रहा है, चक्री उसमें ऐसे घूम रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये चक्री घूम रहा है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में भी हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हो रहा है। तो ये जो चीज हो रहा है ये अलोंग द लॉन्गिट्यूड हो रहा है। समझ रहे हो, ये अलोंग द लॉन्गिट्यूड हो रहा है, अलोंग द इक्वेटर नहीं हो रहा है, ये अलोंग द लॉन्गिट्यूड्स हो रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स में हो रहा है। तो तुम एक चीज नोटिस करो, अगर मैं मान के चलता हूं कि नीचे जो है, नीचे जमीन और वाटर है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे लैंड है, करेक्ट। तो नीचे में तुम हवा देखते हो, नीचे के जो हवा है उनमें अलग तरीके का कहानी है। नीचे के जो हवा है, देखो, हवा जो आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो इस साइड से आती है, और यहाँ पे भी इस साइड से ही आती है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, देखो, हवा का जो नाम, विंड का नामकरण, विंड नेम, विंड का जो नाम होता है उनको नामकरण किया जाता है, विंड का नेम्स होते हैं। तो विंड का नेमकरण होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनका नामकरण किया जाता है। किसका, विंड का नामकरण ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन किया जाता है। करेक्ट। अब क्योंकि हवा ईस्ट साइड से आ रही है, ठीक है, तो इसका नाम पड़ जाएगा ईस्टर्लीज। कहाँ पे, ट्रॉपिक्स की बात चल रही है अभी, आगे नहीं जा रहे हैं, ट्रॉपिक्स की बात चल रही है। ट्रॉपिक्स में हवा जो है ईस्ट साइड से आ रही है, तो इसका नाम आ गया ईस्टर्लीज। ठीक है, तुम डायरेक्शन समझो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हवा इधर से आएगी इस तरफ, तो इसको माना जाएगा ईस्टर्लीज, ईस्ट से आ रही है। भले ही वो नॉर्थ ईस्ट है ना, लेकिन ईस्ट तो है, क्योंकि इस साइड से आ रहा है तो ईस्टर्लीज है। उसी तरीके से साउथ से भी आ रहा है तो इधर जा रहा है तो ये भी ईस्टर्लीज है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्लीज है, ये साउथ ईस्टर्लीज है। करेक्ट। लेकिन पोल्स में, जैसे मैंने बताया, पोल्स में हवा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है।
इधर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो हवा इस तरफ जा रहा है, पोल से थोड़ा नीचे, ट्रॉपिक से थोड़ा ऊपर जाओगे तो हवा इस तरफ जा रहा है। तो क्योंकि वो उधर से जा रहा है तो इसका जो बेसिस है उसके हिसाब से काम होगा। वेस्ट साइड में जा रहा है या ईस्ट साइड में जा रहा है, उस पे निर्भर करता है कि हवा किस तरफ जाएगी और कहाँ मुड़ेगी। तो हवा जो है वो क्या हो रहा है कि वो ट्रॉपिक से आके यहाँ गिर जाता है। जैसे कि तुमने देखा कि ये हवा आया और यहाँ पे अगेन नीचे जमीन की बात चल रही है, अगर ऊपर हाइट की बात नहीं चल रही है, अजय समझ रहे हो, जमीन में पानी के सतह के ऊपर या जमीन के सतह के ऊपर की बात चल रही है। हवा यहाँ से ऐसे घूमते हुए चक्कर काटते हुए पहुंच रही है। तो ये जो चक्कर काटते हुए हवा पहुंच रही है ना, वो सीधा नहीं पहुंचती, ऐसे नहीं आती है, वो तिरछी आती है। वो तिरछी आके यहाँ पे गिर जाती है, कहाँ पे, इक्वेटर में गिर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलता जाता है ITCZ। जहां पे इक्वेटर है वहां पे ITCZ मिलता है। ITCZ का अर्थ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब ट्रॉपिक्स के बीच है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब हवा आके वहां पे कन्वर्ज कर, इसलिए उसको जोन बोला जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जो कि कहां से कहां तक लाई करता है? 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में लाई करता है। करेक्ट। तो ये आया यहाँ पे कन्वर्ज कर गया। अब कन्वर्ज करके क्या होगा, ये हवा यहाँ पे खत्म, कहानी उसका कन्वर्ज कर गया तो वो अंदर वहां पे उसका कहानी खत्म। उसी तरीके से इधर से भी हवा जाएगी, इधर से भी हवा जाएगी और वहां जाके पोल्स में वो खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे हवा इधर भी जा रही है और हवा इधर भी आ रही है। हवा इधर भी जा रही है और हवा इधर भी आ रही है। तो इस जगह को क्या बोला जाएगा? हाई प्रेशर जोन, क्योंकि वो तो हवा भेज रहा है। जहां पे हवा है वो जगह हाई प्रेशर जोन होगा, और जहां पे हवा नहीं है वो लो प्रेशर जोन होगा। तो ITCZ लो प्रेशर जोन है, और ये वाला जो जोन है इसको हाई प्रेशर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? सब ट्रॉपिकल हाई। ट्रॉपिक से थोड़ा ऊपर है, इसलिए सब ट्रॉपिकल हाई बोला जाता है इसे। ठीक है, ये उसकी कहानी है। और पोलर तो जानते हो, पोलर रीजन में तो ठंडा है, प्रेशर हाई ऑलरेडी है, तो उसको पोलर हाई ऑलरेडी बोला जा रहा है। वो पोलर हाई ही है, उसमें कोई बदलाव है ही नहीं। दैट इज पोलर हाई। ठीक है, लेकिन पोल्स में जो हवा पोल्स की तरफ जाती है वो वेस्टर्लीज होती है, वो ईस्टर्लीज नहीं होती है। वो वेस्टर्लीज होती है, वो अलग डायरेक्शन में जाती है। पोल्स की तरफ जो हवा होती है वो अलग डायरेक्शन में ऐसे जाती है, कुछ ऐसे जाती है, तो वो वेस्टर्लीज होती है। करेक्ट, ये तुमको पता होना चाहिए। इसका अगर दिखा देते हैं तुमको डायग्राम। ये है, देखो ये है कहानी। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज आया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में गिर गया। ठीक है, यहाँ से प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, देखो यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई से ये वेस्टर्लीज बन गया। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई से ये वेस्टर्लीज बन गया, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, ईस्ट मतलब ये है, देखो ईस्ट, पृथ्वी का ईस्ट ये है, पृथ्वी का वेस्ट ये है, पृथ्वी का नॉर्थ ये है, और पृथ्वी का साउथ ये है। ठीक है, अगर तुम इसको फ्लैट एक पेपर की तरह मानो, ठीक है, ये पेपर है, पृथ्वी पेपर में आ गई है, और नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन तुमको समझ में आ रहा है, तो ये तुम्हारा वेस्ट, ये तुम्हारा ईस्ट है, तो हवा इधर उधर ऐसे मूव करेगी, खत्म काम। अब पोल में क्योंकि हाई प्रेशर है तो पोल से जो हवा आएगी, जब भी हाई प्रेशर से हवा आएगा वो ईस्टर्लीज ही हो, ये चीज याद रखना। लेकिन एक जगह पे नहीं होगा, कहां पे? ये 30 से 60 के बीच में नहीं होगा। 30 से 60 के बीच में वो वेस्टर्लीज होगा, क्योंकि हवा गिर के तो दोनों डायरेक्शन में जाएगी ना, तो एक ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, एक वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अब इसी हवा को क्या करता है? कोरिलीज फोर्स टर्न कर देता है। इसी हवा को कोरिलीज फोर्स इसको टर्निंग कर देता है, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ चल रहा है, तो इस हवा को घुमा देता है। मतलब सपोज करो कि
रुको दिखाते हैं। सपोज करो कि अजय यहाँ पे खड़ा है, हवा यहाँ से आ रही थी, स्टलीज बन के आ रही थी, तब तक अजय तो यहाँ पहुंच गया। तो वो हवा जो है वो मुड़ के आई, ऐसे टाइम लेगी। ये कहानी है उसका, ठीक है, ये उसकी कहानी है। ऐसे मुड़ते हुए आती है, और मुड़ती क्यों है? क्योंकि उसको कोरिलीज फोर्स घुमा देता है। कोरिलीज फोर्स उसको नॉर्थ और साउथ में क्या करता है, टर्न करवाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड टर्न होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड टर्न करवाता है। तो राइट मतलब वो क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोलिज फोर्स इसी हवा को टर्न करवा दे। करेक्ट, कोलिज फोर्स इसी हवा को टर्न करवा दे। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट है कोलिज। ओके, समझ में आया? ये डायग्राम बनाओ, वो नहीं, ये डायग्राम बनाओ। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना, टाइम जाएगा। ठीक है, चलो, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो यूसी नेट में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि एवरेज चेंज जो है टेम्परेचर का, वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। ठीक है, और एट ए हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, एट ए हाइट ऑफ 10 किलोमीटर टेम्परेचर तुम्हारा -40 डिग्री सेल्सियस है। तो ग्राउंड टेम्परेचर कितना होगा? कैसे करेंगे ये एवरेज टेम्परेचर चेंज जो बोला जा रहा है, दिस इज लैप्स रेट, कल पढ़ाया था। ग्राउंड टेम्परेचर कितना होगा ये पूछा जा रहा है, निकाल के बताओ।
कितना होगा? सर अगर सर ELR को तो -6.5 पकड़ेंगे ना। हाँ, हाँ तो सर 25 डिग्री से कितना आएगा? 25 डिग्री से कितना? सुना नहीं दे रहा आवाज। 25 डिग्री 20, सर। 25, हाँ सही है। ये तो ऐसे भी तुम पता कर सकते हो, जमीन का टेम्परेचर 25 डिग्री है और 6.5 माइनस किए तो ये ऐसे आ जाएगा तुम्हारा। 25 से 6.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 18, 18.5 18.5। फिर माइनस करोगे, वैसे माइनस करते जाओगे 6.5 6.5, तो वो तुम्हारा 40 कितने में पहुंचेगा तुम देख लेना। माइनस पे पहुंचेगा, -40 से जोड़ते हुए आओगे 6.5 6.5, तो तुम्हारा यहाँ पे पता चल जाएगा तुमको कि 40 कहाँ पे पहुंचेगा। वो भी तुम ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, इसमें कहीं नहीं लिखा, क्योंकि 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर तक ही जाना है तुम। ठीक है, 40 से 10 बार तुम 6.5 अगर जोड़ दो तो तुमको जो डी सेल्सियस मिलेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। तो 650 जोड़ दो, सीधी सी बात है। 65